गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं के रमेश केंद्रीय विद्यालय से और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन इक्वालिटी चैप्टर। ये सिविक्स का क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर है और आइए देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इक्वालिटी क्या है, मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है और एक डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इक्वालिटी का क्या फ़र्क है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इक्वालिटी को अफेक्ट करते हैं या फिर इनडायरेक्टली कहा जाए तो इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इक्वालिटी क्या है। इक्वालिटी मीन्स जहां पर भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट ना करता हो, यानी बराबरी, हर एस्पेक्ट में बराबरी, चाहे अमीर हो, गरीब हो, आदमी हो, औरत हो, यानी जेंडर के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं। सोसाइटी के अंदर जो कास्ट है उसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, रिलीजियस बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अमीर गरीब का कोई इकोनॉमिक बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, यानी किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी ना हो, सब बराबर हो, दैट इज इक्वालिटी। और इक्वालिटी हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया में। अब डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब सिंपली एक ऐसा देश जिसके अंदर लोग अपने लीडर्स को खुद वोट देके चुनते हों। लाइक इंडिया, आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर 18 ईयर्स या उससे अबव जो लोग हैं वो अपने लीडर्स को खुद वोट देके हम चुनते हैं। तो इंडिया जैसे कंट्री के अंदर इक्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट देता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया के अंदर इक्वालिटी प्रेवलेंट है। आप देखिए हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट के, मजहब के, जेंडर के लोग रहते हैं। इसके बावजूद भी हम सब एक हैं, हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है और ये जो कॉमन चीज़ है हम सब के अंदर वो हमारी पहचान है, वो हमारी नेशनलिटी है। और इसका सीधा सीधा जो रिलेशन है वो इक्वालिटी से है, क्योंकि हम सब बराबर हैं इसीलिए हम सब जो हैं वो साथ है। और कॉन्स्टिट्यूशन हर वे में इनइक्वालिटी को या किसी भी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। तो जरूरी है कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम जानें कि क्या चीज़ें हैं जो हमें ना खुद करनी है, लाइक डिस्क्रिमिनेशन या किसी के साथ इनइक्वालिटी का बिहेवियर, और ना ही किसी को करने देना है। तो देखते हैं सबसे पहले कि किस किस तरीके से इक्वालिटी हमारी सोसाइटी के अंदर है और ख़ास तौर पर पॉलिटिकली किस तरीके से इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये लीगल टेक्स्ट है, यानी सेट ऑफ रूल्स बुक है जिसके तहत एक कंट्री रन करती है। अ सेट ऑफ रूल्स अपॉन विच अ कंट्री रन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी रूल जो है वो रिटर्न में है, हम उसको फॉलो करते हैं। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन भी हम सबको इक्वल राइट टू वोट प्रोवाइड करता है, हम सबको वोट देने का बराबर हक है, फर्स्ट। दूसरा, हम सबके वोट की जो वैल्यू है वो सेम है। आप देख सकते हैं कि अगर एक प्रेसिडेंट एक वोट देते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट की जो वोट की वैल्यू है और एक आदमी है जो बहुत गरीब है, मान लो, उसकी वैल्यू है, बराबर है। तो कहने का मतलब कि वोट की जो हमारी वैल्यू है वो बराबर है, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है वोट देने का, हमें इक्वल राइट टू वोट है। नेक्स्ट एक टर्म आपने नीचे देखा होगा, इसमें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को समझना बहुत ही जरूरी है। ये राइट टू वोट जो है वो तो हमें है और हमारे वोट की जो वैल्यू है वो भी बराबर है, लेकिन कौन वोट कर सकता है? वो सभी सिटीजन वोट कर सकते हैं जो 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हैं, और इसी चीज़ को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट मतलब 18 और अबव। तो हर व्यक्ति, हर सिटीजन इंडिया का जो कि 18 या उससे अबव है वो वोट दे सकता है और उसकी वोट की वैल्यू बराबर होगी, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का पॉलिटिकल एस्पेक्ट में ये आपको समझ आ चुका है। अब हमें ये देखना है कि सोसाइटी के अंदर किस किस बेसिस पर इनइक्वालिटी मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो सबसे पहले आपके पास एक टर्म है कास्ट सिस्टम। इसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीजन तो है ही, लेकिन उसके बावजूद आप ये कह सकते हैं उसके अंदर कास्टिज्म भी बहुत ज़्यादा है, यानी एक धर्म के अंदर आप अलग अलग कास्ट जो है वो देख सकते हैं। और कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत कॉमन चीज़ है जो
एंशियंट सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा होता था। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल बनाए गए हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इक्वलिटी को प्रमोट किया है, अलग अलग नए नए लॉज बनाकर इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट किया है, उसके बाद ये बहुत ही कम हो चुका है। इनइक्वालिटी आप कह सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर काफ़ी कम है, लेकिन आज भी एग्जिस्ट करता है। और हमारा पढ़ने का पर्पस ही यही है कि हम ना तो खुद किसी के साथ इनइक्वालिटी का बिहेवियर करें, वैसा बिहेव भी नहीं करना है, प्लस अगर कहीं पे इनइक्वालिटी हो रही है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हमें उसको रोकना भी है। ये भी हमारा एक पर्पस है। तो कास्ट सिस्टम जो है वो एक फॉर्म है जिसके थ्रू इनइक्वालिटी जो है वो कहीं बढ़ी है। और इसके अलावा अलग अलग जो बैकवर्ड आप ये कह सकते हैं बैकग्राउंड्स, ठीक है, जो क्लास बैकग्राउंड्स हैं। अब देखिए क्लास बैकग्राउंड्स में क्या आता है, अलग अलग ट्राइब्स हैं, ठीक है। आप वो ट्राइब्स किस जगह, जो जनजाति होता है उसको ट्राइब्स बोलते हैं। तो ट्राइब्स जिस क्लास से आते हैं उस क्लास का भी सोसाइटी के अंदर किसी क्लास का बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डोमिनेंस है, किसी का कम है। इसके बेसिस पर कई बार डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सोसाइटी में देखने को मिलता है। ये भी एक फॉर्म है जिसके थ्रू इनइक्वालिटी को बढ़ावा मिलता है। कई बार देखिए कि रिलीजियस बेसिस पर भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये भी एक फैक्टर है। एक पॉइंट और है जो हम आमतौर पे देखते ही हैं, बहुत कॉमन है, दैट इज जेंडर। जेंडर के बेसिस पर, जेंडर मीन्स मेल फीमेल में भी हम देखते हैं कई बार पेरेंट्स जो हैं वो पुराने टाइम पीरियड पे खास तौर पर बच्चों के पहनावे के लेके, ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटी, जैसे पहले क्या होता था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पहले कम था। ये मानते थे कि ठीक है लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, या लड़के जो है वो बाहर जॉब करने जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती। लड़के बाहर इस टाइम में जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती। इस टाइप का जो एक जेंडर स्टीरियोटाइप आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में, तो वो स्टीरियोटाइप भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है। तो आज के टाइम पे हमें ये समझने की जरूरत है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों बराबर हैं, इक्वालिटी है, ठीक है। तो इक्वालिटी को ये भी जेंडर भी जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। एक जो पॉइंट है वो है, आप इन दोनों फोटोज जो आपके सामने यहाँ पेस्ट किया गया, इसका पर्पस ये है, ये समझना कि इनइक्वालिटी इकोनॉमिक बेसिस पे भी होता है। इकोनॉमिक मीन्स इनकम, मान लीजिए अमीर गरीब, ये भी एक फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ये सब फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी हैं जिसके वजह से इक्वालिटी इफेक्ट होती है। अगर हमें इक्वालिटी प्रमोट करना है, समाज में सबको बराबरी में पर रखना है, तो ये जो मेंशन है ना आपके सामने फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, इसको मिटाना जरूर है। और इसको मिटाने के लिए सबसे बड़ा जो वेपन है, हथियार है, दैट इज एजुकेशन। तो क्यों आपके ये चैप्टर में आपका ये जो चैप्टर है वो सिलेबस में है, इसीलिए है क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही हम इनइक्वालिटी को सोसाइटी से हटा सकते हैं और इक्वालिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। बराबर तभी होंगे जब हम एजुकेटेड होंगे, जब हम जानेंगे कि हाँ हम सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी है और हम सब बराबर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट समझना। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी को कैसे प्रमोट करते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड आया है डेमोक्रेसी, इसके बारे में मैं ऑटोमेटिक पहले आपको बता चुका हूँ कि डेमोक्रेसी किसे कहेंगे। उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे जहाँ पर लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं। कैसे? वोट देके। इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इक्वालिटी किस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और प्लस एग्जिस्ट करता है, ये हमने देखना है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, लीगल टेक्स्ट, सेट ऑफ रूल बुक, तो उसके अंदर भी प्रोविजंस हैं जहां पर हमें फंडामेंटल राइट के तहत भी राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ये सब है। तो इसके तहत हम सबको जो है ये राइट है कि हमारे साथ इक्वालिटी का बर्ताव हो, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी ना हो। प्लस हम सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर एस्पेक्ट है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ मतलब कानून, गवर्नमेंट, और कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो किसी कास्ट से हो, किसी रिलीजन से हो या फिर किसी जेंडर से हो, बराबर हैं सभी
तो इसको बोलते हैं कि कानून के सामने बराबरी, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। और किसी भी धर्म के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। होता है क्या है, आमतौर पे हर जगह पे कोई रिलीजन जो है वो मेजोरिटी में होता है, कोई माइनॉरिटी में होता है। चाहे कोई मेजोरिटी में हो, माइनॉरिटी में हो, सब धर्म के लोग बराबर हैं। उसके बेसिस पे किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, ना हमने करना है, ना किसी को करने देना है। इसीलिए चैप्टर आपके सिलेबस में है, सो दैट आप एजुकेटेड हो और आप सब दूसरों को भी एजुकेट करें। तो देखिए, इसके अलावा और जो फैक्टर्स हैं उसके बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जैसे कि रेस, जो ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स हैं उसके बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कौन किस आदमी का जन्म कौन से एरिया में हुआ है उसके बेसिस पर, या फिर जो है वो जेंडर के बेसिस पे, मेल फीमेल, किसी बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सब लोग बराबर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, अलग अलग रूल्स के, लॉ के थ्रू, गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू इस बात को बढ़ावा दिया गया है कि हम सब एक हैं, हमारी पहचान एक है। और चाहे कोई भी पब्लिक प्लेस हो, आप वहाँ आपको एक्सेस है, एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, यानी किसी भी एरिया पर कहीं पे भी हम जा सकते हैं। तो कोई हमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि आप जा सकते हो, आप नहीं जा सकते। पब्लिक प्लेस है, पब्लिक एरिया है, तो उस पर हर कोई जा सकता है, क्योंकि एज अ सिटीजन हम सब एक हैं। और इसके लिए जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे बड़ा प्रोविजन है, वो एबॉलिश कर दिया गया था अनटचेबिलिटी को। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इसका। पहले क्या होता था कि एंशिएंट सोसाइटी के अंदर जो अनटचेबिलिटी का बिहेवियर, मतलब उसको टच नहीं करना क्योंकि वो छोटा कास्ट का है, इसको हम टच नहीं कर सकते, ये बड़े कास्ट का है, इस टाइप की जो अनटचेबिलिटी का जो एक प्रोविजन था पहले एंशिएंट सोसाइटी में, उसको एबॉलिश करते हुए सीधे सीधे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कोई भी किसी के साथ अनटचेबिलिटी का बिहेवियर नहीं कर सकता, ऐसा बिहेव नहीं कर सकता। और अगर कोई करता है तो उसके लिए कड़े से कड़े सजा की का जो प्रोविज़न है, प्रावधान है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये सब चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी इंडियन डेमोक्रेसी को बहुत पावरफुल बनाता है, और इसीलिए हमारी कंट्री के अंदर इक्वालिटी 100% एग्जिस्ट करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जानिए कि गवर्नमेंट ऐसा क्या क्या कर रही है, ऐसे क्या क्या एफर्ट्स गवर्नमेंट ले रही है, जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एफर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट ने अच्छे लिए हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट जो है वो इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जो है वो लॉज बनाते हैं। जैसे मैं कुछ लॉज के आपको एग्जांपल, लॉ क्या होता है, लॉ मतलब कानून जो गवर्नमेंट बनाती है, दैट इज लॉ। अब देखिए, आपको याद है कि एक 2005 का एक एक्ट है। पहले क्या होता था कि जो फादर की प्रॉपर्टी है वो लड़कों को मिलती थी, फादर के बाद लड़कियों को उसमें कोई हक नहीं होता था। लेकिन 2005 एक्ट के बाद अब क्या है कि फादर की प्रॉपर्टी में लड़का और लड़की दोनों का बराबर हक है। ठीक है, तो अब देखिए, यानी जेंडर के बेसिस पे जो इनइक्वालिटी थी या डिस्क्रिमिनेशन होता था, अब वो नहीं है। तो ये भी एक लॉ है, और अच्छा लॉ है कि नहीं। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लॉज बनाए गए जो इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ने जो है वो अलग अलग स्कीम्स बनाए। जैसे एक एग्जांपल आपके स्क्रीन में आपके सामने है, मिड डे मील स्कीम। चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से है, ठीक है, अमीर है, गरीब है, स्कूल में सब बराबर है। यूनिफॉर्मिटी, जो यूनिफॉर्म हम पहनते हैं ना, उसको यूनिफॉर्मिटी का ही वो एग्जाम्पल है कि हम सब बराबर हैं। ठीक है, तो एक साथ बैठकर खाना खाना, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी सोशल ग्रुप से हो, सब बराबर हैं, सब एक साथ जो है वो बच्चे खाना खाते हैं। उनके अंदर एक सेंस ऑफ इक्वालिटी जो है उसका प्रमोशन होता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट लगातार इसके ऊपर एफर्ट्स कर रही है। अब हम ये देखना जरूरी है कि हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो ये चीज़ें हैं इक्वालिटी में, लेकिन इसके अलावा कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऐसे भी हैं वर्ल्ड में जहाँ पर इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं देखी गई। हालांकि बाद में उन कंट्रीज ने इक्वालिटी को प्रमोट करते हुए, उसको इम्पोर्टेंस देते हुए, बाद में इक्वालिटी प्रमोट उन्होंने किया, उन्होंने लागू भी किया इक्वालिटी। तो ऐसा ही एक एग्जांपल देखते हैं यूएसए का। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बात हो रही है। तो आप सब जानते हैं कि अमेरिका में एक ऐसा तबका था जो अफ्रीका से आए हुए थे, यानी उनका जो नेटिव प्लेस था वो अफ्रीका था, जहाँ से वो आए थे मेनली,
वो नहीं तो उनके जो एंसिस्टर्स हैं, उनके दादा परदादा कोई अफ्रीका वगैरह से आए गए थे या स्लेव बनाकर लाए गए थे, अब वो अमेरिका में रहते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि उनके साथ इनइक्वालिटी का बिहेवियर होता था किस बेसिस पर, कि कुछ काले गोरे का जो है वो डिफरेंस था। आप कह सकते हैं कि नेटिव जो प्लेस प्लेस ऑफ बर्थ था ना, एक हमारा पॉइंट था कि बर्थ प्लेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, कलर के बेसिस पर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, और एक था रेस, तो यानी आपका जो ट्राइब है, रेस है, उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, तो सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। बाद में इसके अगेंस्ट जो है वो बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, ठीक है, जिसको कि सिविल राइट मूवमेंट्स बोलते हैं। तो रोज़ा पार्क में ये मूवमेंट्स हुए और लास्ट में एक एक्ट बनाया गया 1964 में, जो सिविल राइट्स एक्ट बोलते हैं। और 1964 के अंदर क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर ये कानून ले आए कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी आप कह सकते हैं ट्राइब से हो या रेस से हो, जैसे कि खास तौर पे जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई इनइक्वालिटी का बिहेवियर नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि किस तरीके से ये इक्वालिटी का जो आप कह सकते हैं कि इशू है, ये हर बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जहाँ पर ये चीज़ थी, लेकिन समय के साथ साथ हर डेमोक्रेटिक कंट्री ने, चाहे वो कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट से, किसी भी ट्राइब से बिलोंग करता हो, उसको पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी देने की कोशिश की है। जैसे कि ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल है अफ्रीकन अमेरिकन, जिनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होता था, कहाँ पर, अमेरिका में, बाद में उनको जो है वो सिविल राइट एक्ट 1964 के तहत बराबरी का हक मिल गया। आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्व होने का जो राइट था, इलेक्शन जो है फाइट करने का राइट था, ये सारे राइट जो हैं उनको मिले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए। मैं एक बार फटाफट आपको रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इक्वालिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, इक्वालिटी क्या है, किस तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया के अंदर उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी सोसाइटी में आती है। उन इनइक्वालिटी से बाहर आने के लिए इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या क्या पावर्स प्रोवाइड की है, ये भी हमने पढ़ा। इसके बाद एक चीज़ हमने और डिस्कस किया कि किस तरीके से इनइक्वालिटी होने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उससे ओवरकम किया, ठीक है, रूल रेगुलेशन बनाए गए, गवर्नमेंट के एफर्ट्स, आपने देखा कि अलग अलग जो स्कीम्स और लॉस जो बनाए, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। और उसके बाद अल्टीमेटली फाइनली हमने एक कंपैरिजन किया कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर इक्वालिटी का इशू हमेशा से रहा है। और एग्जांपल हमने यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री या अमेरिका का, यूएसए का हमने एग्जांपल लिया, किस तरीके के वहाँ के जो नेटिव पीपल, जो वो पीपल जो अफ्रीका से आए थे, तो अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन था, इसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और अल्टीमेट जो हमें यहाँ से सीखने की चीज़ है वो यही है कि डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग बेसिस पर हो सकता है, इनइक्वालिटी अलग अलग स्टेजेस पर हो सकती है, लेकिन इनइक्वालिटी से ऊपर उठते हुए, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए हम सब एक हैं, ये सेंस हमें अपने अंदर जगाना है। हमें खुद एजुकेटेड होना है, एजुकेट होना है कि हमें इनइक्वालिटी के अगेंस्ट हमें लड़ना है, और आसपास के लोगों को भी अवेयर करना है कि वो किसी के साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये जो टॉपिक है ये आपको क्लियर है। ये हमारा चैप्टर था सिविक्स का, जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7th, दैट इज़ ऑन इक्वालिटी। और अगले जो वीडियो है उसके अंदर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए और घरों में ही रहिए। इस वक्त ज़रूरी है कि आप सब अवेयर रहें और अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से निभाएं। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी मिलेंगे।